हेलो दोस्तों, आज मैं बिहार की नदियाँ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हम जानते हैं कि भारत जो है नदियों का देश है। उसमें भी बिहार जो है ख़ास तौर पर नदियों की राज कहा जाता है। यानी कि बिहार में जो है लगभग कुल 15 नदियाँ जो है बहती है। कितनी नदियाँ? 15 नदियाँ बहती है। तो अब हम चलते हैं बिहार में एक एक नदियाँ के बारे में कि कौन नदी किधर से किधर बहती है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि बिहार का आकार जो है वो आयताकार है। बिहार का आकार कैसा है? आयताकार है। और बिहार के बीचों बीच जो है वो गंगा नदी गुजरती है। बिहार के बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है? गंगा नदी गुजरती है। और गंगा नदी जो है वो भारत के सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई है। अब हम चलते हैं कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले भारत की यानी कि उत्तरी माने कि बिहार के उत्तर दिशा में हम चलते हैं। उत्तर में जो है उत्तर दिशा जो है बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र माना गया है। उसी जगह दक्षिण दिशा जो है बिहार का वो सूखा से ग्रसित क्षेत्र माना जाता है। तो अब चलते हैं कि बिहार में सबसे पहले उत्तर दिशा से आने वाली नदियां हैं वो सरयू नदी, जिसे बिहार में घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। यूपी में घाघरा नदी को सरयू नदी कहते हैं, जबकि उसी नदी को बिहार में घाघरा नदी कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड नदियां जो आती है वो गंडक नदी है। कौन सी नदी है? गंडक नदी है। तीसरा नदी जो है वो जो है बूढ़ी गंडक है, जो हमारे बिहार में कौलेजा घाट के पास जो है यानी कि गंगा में मिल जाती है। उसके बाद जो है बागमती नदी है। उसके बाद कौन सी नदी है? बागमती नदी है। बागमती नदी के बाद कोसी नदी है। अब हम जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपने मार्ग बदलने के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है। कोसी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, तो हम बताएंगे क्योंकि यह एक ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। इस प्रकार से उत्तर बिहार के प्रमुख नदियां के बारे में हम जान गए। अब हम चलते हैं थोड़ा दक्षिण बिहार के बारे में। अब पूछा जाए अगर कि बिहार में उत्तर प्रदेश से होकर कितनी नदियां आती है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4, यानी टोटल जो है 4 नदियां जो है वो उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। अब हम चलते हैं दक्षिण बिहार की नदियां। तो इसमें सबसे पहले नदियां जो है वो कर्मनाशा नदियां है। कौन सी नदी? कर्मनाशा। उसके बाद सोन नदी है, जिस पर एक सोन परियोजना भी बनाया गया है 1874 ईस्वी में। कौन सी परियोजना? सोन घाटी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में सोन नदी पर ही बना हुआ है। इसके बाद जो है पुनपुन नदी है। अब हम चलते हैं सोन नदी और पुनपुन नदी जो है वो मध्य प्रदेश से प्रभावित होते हुए हमारे बिहार में प्रवेश करती है। अगर पूछा जाए बिहार में कितनी ऐसी नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से होकर आती है, तो हम कहेंगे 2 नदियां हैं, वो सोन नदी तथा पुनपुन नदियां हैं। इसके बाद जो है फल्गु नदी है, जिसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध जो है ना, गौतम बुद्ध जो थे बोध गया से होते गंगा में आकर मिल जाते। कौन सी? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हम थोड़ा चलते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जबकि उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद फल्गु नदी का दूसरा नाम क्या है? निरंजना नदी। अब हम चलते हैं यानी कि किऊल नदी। फल्गु नदी के बाद कौन सी नदी है? किऊल नदी है। किऊल नदी के बाद एक और नदियां आती है, उसे जो है अजय नदियां कहा जाता है। कौन सी नदियां?
अजेय नदियां कहा जाता है। इस प्रकार से अगर पूछा जाए बिहार में कुल कितनी नदियों की प्रवाह होती है, तो हम बताएंगे कुल 15 नदियां का जो है प्रवाह बिहार में होती है। इस प्रकार बिहार के जो उत्तरी भाग जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, जबकि दक्षिणी बिहार जो है वो सूखा ग्रसित क्षेत्र है। तो बाढ़ के विकास में एक सबसे बड़ी बाधा जो है, एक बाढ़ समस्या भी एक सबसे बड़ी बाधा बनती है। अब हम चलते हैं कि भारत में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती है वो दो दिशा से आती है। एक हिमालयन दिशा उत्तर बिहार से, और दूसरी जो है प्रायद्वीपीय नदी, जिसको हम पठारी नदी के भी नाम से आता है, वो दक्षिण बिहार, यानी दक्षिण बिहार की जितनी भी नदियां बहती है उस नदी जो है उसका प्रवाहित है प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जाना जाता है। उसी जगह उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं उसे हिमालयन नदी के नाम से कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि कोसी नदी जो है वो बिहार के किस दिशा की नदी है, तो हम कहेंगे वो जो है बिहार के उत्तर दिशा की नदियां हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, पटना जो है गंगा, सोन तथा गंडक नदी के संगम पर स्थित है। यानी पटना जो है 3 नदियों के संगम पर स्थित है, और पटना की स्थापना जो है उदयन ने किया था। अब चलते हैं पटना के प्राचीन नाम के बारे में। तो पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र है, उससे पहले का नाम जो है कुसुमपुर है, उससे पहले का नाम अजीमाबाद है। इस तरह गंगा पटना का कुल 4 नाम है। अब पटना जो है बिहार की राजधानी जो बना था 1916 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना बना था। शेरशाह सूरी के समय में पटना एक बहुत ही गौरवान्वित शहर हुआ करते थे। अब हम चलते हैं, पटना जो है पाटन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत में गुलाब का फूल। इस प्रकार जहां अभी पटना शहर स्थित है वहां किसी समय गुलाब फूल का खेती हुआ करता था, इसीलिए पटना का नाम पटना पड़ गया। अब हम चलते हैं, पुनपुन तथा सोन नदी जो है मध्य प्रदेश से बिहार में आती है, यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। पुनपुन नदी गंगा में फतुहा के पास आकर मिलती है। यानी पुनपुन नदी जो बिहार में गंगा नदी में जो प्रवेश करती है वो किस जगह पे, तो फतुहा नाम का एक जगह है पटना के पास, वहाँ पे पुनपुन नदी गंगा में आके मिल जाती है। अब फल्गु नदी जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, यह बात भी पहले बता चुका हूँ, जो बोध गया से होते हुए गंगा में आकर मिल जाती है। कहाँ से? बोध गया से होते हुए गंगा में मिल जाती है। अब हम चलते हैं प्रमुख नदी, उसका उद्गम स्थान और मुहाना। तो सबसे पहले हम गंगा के बारे में जानते हैं। गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थान, जिसको उत्पत्ति स्थान भी कहते हैं, वो गंगोत्री नाम के स्थान है, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, और ये बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब हम चलते हैं गंडक के बारे में। तो गंडक नदी जो है मध्य हिमालय का उत्पत्ति स्थान है, और पहकेजा घाट के पास जो है वो नदी गिर जाती है। किस घाट के पास? पहकेजा घाट के पास गिर जाती है। अब हम चलते हैं घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जो है उसका उद्गम स्थान नामपा श्रेणी है, और छपरा के पास जो है उसकी मुहाना है, यानी कि वहां जाके ये गिर जाती है। अब हम इससे आगे चलते हैं कोसी नदी के बारे में। तो कोसी नदी जो है उसका उद्भव स्थान सप्तकोशी जो है, और उसका मुहाना जो है पूर्णिया है। और हम जानते हैं कि पूर्णिया अभी बिहार में सबसे कम साक्षर वाले जिला तो भी है। अब हम चलते हैं महानंदा नदी के बारे में। तो महानंदा नदी जो है महाभारत श्रेणी जो और कटिहार में उसका जो है वो जाके गिरती है। उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी का उद्भव स्थान जो है अमरकंटक है, और इसका जो है मुहाना जो है दानापुर, जो पटना के पास स्थित है। और दानापुर में बिहार का एक जो है रेलवे मुख्यालय भी है, जिसकी स्थापना 2002 ईस्वी में हुआ था। अब हम चलते हैं कर्मनाशा नदी। तो कर्मनाशा नदी जो है उसका उद्भव स्थान जो है विंध्याचल पहाड़ी है, और वो बिहार में, यानी कि उसका मुहाना जो है चौसा के पास है। एक चौसा का युद्ध भी हुआ था, यानी कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। अब चलते हैं पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी जो है पठारी भाग से निकलती है, और फतुहा के पास जो है
फतुहा के पास क्या होती है, वो गंगा में जाके मिल जाती है। उसके बाद चलिए अब हम जानते हैं बिहार में विभिन्न नदियों की लंबाई के बारे में। तो सबसे पहले गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर है। उसी जगह बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है तो 445 किलोमीटर मात्र है। बागमती नदी की लंबाई बिहार में 394 किलोमीटर है, जबकि कोसी नदी की लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 260 किलोमीटर है, जबकि घाघरा नदी की लंबाई बिहार में मात्र 83 किलोमीटर है। इस प्रकार घाघरा नदी की लंबाई बिहार में सबसे कम है। गंडक नदी जिसकी लंबाई 260 किलोमीटर है, गंडक नदी की लंबाई बिहार में कितनी है, 260 किलोमीटर है। उसी जगह बूढ़ी गंडक की लंबाई जो है 320 किलोमीटर है, और महानंदा नदी की लंबाई जो बिहार में 376 किलोमीटर है। उसी जगह कमला नदी की लंबाई जो है बिहार में 120 किलोमीटर है। इस प्रकार हम जानते हैं कि बिहार जो है नदियों का राज कहे जाने वाला प्रांत है और बिहार में सबसे ज़्यादा नदियां बहती है। अब चलिए हमको जानते हैं नदियां पे कुछ परियोजना का निर्माण किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र को क्या करना, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से छुटकारा पाना, और दूसरा होता है सिंचाई व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाना। अगर पूछा जाए कि नदियां पर बांध क्यों बनाई जाती है तो उसके बनाने का प्रमुख कारण होता है बाढ़ से सुरक्षा, दूसरा कारण होता है सिंचाई का पूर्ण प्रबंध करवाना, तीसरा होता है बिजली व्यवस्था का प्रबंध करवाना। इस प्रकार हमें लगता है कि बिहार की नदियां के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा हिमालय के बारे में। तो देखिए हिमालय जो है एक प्रकार का वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत है। और अगर पूछा जाए वलित पर्वत कौन कौन से हैं तो उसे एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे, URA हिमालय। कैसे याद रखेंगे, URA हिमालय, यानी कि यूराल पर्वत, आर का मतलब हो गया रॉकीज, आर का मतलब हो गया रॉकीज, URA से हो गया एंडीज, ए से हो गया एंडीज, URA आल्पस, उसके बाद हो गया आल्पस, और उसके बाद हो गया लास्ट में हिमालय। इस प्रकार से जो है URA हिमालय से हम वलित पर्वत को याद कर सकते हैं। अगर पूछा जाए एंडीज जो है किस प्रकार की पर्वत है तो वो एक प्रकार का वलित पर्वत है। यूराल किस प्रकार की पर्वत है तो यह वलित पर्वत है। इस प्रकार 5 पर्वत ऐसे हैं जिसे वलित पर्वत की श्रेणी में माना जाता है। अब देखिए जहां अभी वर्तमान में हिमालय है वहां किसी समय एक टैथिस सागर नाम का समुद्र हुआ करता था, और अभी वर्तमान में वहां पर हिमालय नाम का एक पहाड़ है। इस प्रकार हिमालय पहाड़ का विस्तार बहुत ज़्यादा है। हमारे देश के उत्तर दिशा में हिमालय एक गौरव माथा के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार हम बिहार की नदियां के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।